वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो भारतीय संसद पढ़ रहे थे उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे मेरे साथ ये सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। इनकी आपको PDF प्राप्त करना है या अदर कोई पेड कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये होगी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। देखिए जो इतनी सारी क्लासेस हैं ये प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। इसके अलावा जो नाइट वाली क्लास होती है जिसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप उन क्लासेस को भी इनके साथ फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला तथ्य ये है कि संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। संसद उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है और संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होता है, अर्थात साल में 2 बार जरूर बैठक होनी चाहिए, सत्र होने चाहिए। इसके अलावा संसद से रिलेटेड अब जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप उन्हें देख लें, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा इन सब से रिलेटेड जो आर्टिकल थे वो आप मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है या बैठ जाना कहलाता है। और सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आता है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग या फिर क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। अब आ जाता है आर्टिकल 109 क्लॉज 1। इसके अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ये आपको याद रखना। और कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और अनुच्छेद 110 जो कि धन विधेयक है इसमें विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अगला आर्टिकल है 108। इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। और आर्टिकल 118 क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन इसको आहूत करते हैं राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में होती है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर, वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक हुई बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर और वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक कोटा के लिए बुलाई गई थी। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है और संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर समितियों की बात की जाए तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है।
अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है और इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार भी किसको दिया गया है, तो संसद को दिया गया है। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, यह आर्टिकल 89 में कहा गया है। आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संसद का जो सचिवालय आर्टिकल 98 के तहत। सर्वप्रथम 2000 में पंजाब में निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 7 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। एक एक करके सारे आर्टिकल्स आप इसमें कवर कर सकते हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट होंगे, पूरी पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें सारे आर्टिकल्स अलग से एक्सप्लेन किए गए होंगे। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में खंड 4 में जो वर्णित है, दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद के अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है और इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित या फिर उल्लिखित नहीं है, इन पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। अब इसमें मर्यादा का क्या तात्पर्य है? विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग का अर्थ है सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस सदन के दल से चुनकर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर्प्रदन ये किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर्प्रदन कहलाती है। और बैठ जाना अर्थात अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकते हैं, तब उसे बैठ जाना बोलते हैं। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के अनुसार कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयन तक ही सीमित है, संविधान संशोधन हेतु या लागू नहीं होती है। कोई कानूनी विधेयक संसद दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जाता है, जबकि धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी विधेयक होता है कानूनी विधेयक, वो चाहे राज्यसभा में आ सकता है या फिर लोकसभा में, लेकिन जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में, और जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है वो मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आर्टिकल 89 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का जो सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है। साथ ही अनुच्छेद 89 क्लॉज 2 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से ही चुना जाता है। आर्टिकल 54 का के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण होते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। जबकि आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। बजट तैयार करने की जो प्रमुख जिम्मेदारी होती है वो वित्त मंत्रालय की होती है, ना कि केवल राजस्व विभाग की होती है। और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 के अनुसार इसमें संचित निधि का प्रावधान है और संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में सार्वजनिक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक धन जमा किए जाते हैं। इसे भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। सार्वजनिक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है, जबकि विनियोग विधेयक में उक्त प्रावधान न हो तो अनुच्छेद 115, 116 के अधीन उपलब्ध अनुदानों को प्राप्त किया जा सकना संभव न हो। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। तो ये संसद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लास हो गई, लेकिन अभी भी कुछ फैक्ट्स बाकी हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं उनको भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। किसी भी आर्टिकल में कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इनकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, RO री एग्ज़ाम आ रहा है, अब बहुत कम समय बचा हुआ है। UP PCS के लिए भी, अदर स्टेट PCS के लिए भी आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। UP पुलिस की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने कम समय में आप बेहतर ढंग से अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है जो आपके सिलेक्शन के लिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया गया है। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।